वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा माना जाता है वो है हमारा डिफॉल्ट बिल। इम्पॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम प्रैक्टिशनर की बात करें जो एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो डिफॉल्ट बिल है, क्योंकि यूजुअली उनकी जो अर्निंग है वो सबसे ज़्यादा वो बेल में होती है। तो कोई भी अगर कोई बेल लेने आता है, आपको डिफॉल्ट बेल लेनी है या नहीं लेनी, वो आपकी नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आपको उस सेक्शन की कितनी नॉलेज है, आप कितने एक्सपर्ट हो उस सेक्शन के रिगार्डिंग, राइट। तो आपको ये जो सेक्शन है आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट बेल के रिगार्डिंग, जिसको हम सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए एंड लास्ट तक आप देखते रहिए, क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ केस लॉज जो आपके जुडिशरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स ये आ चुका है आपके मेन में। आई हैव रिटन द 9 केस लॉज, और मैंने ऐसा कोई टॉपिक मतलब कोई रह नहीं गया इसमें जो हम लोग आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो ऑलमोस्ट 9 केस लॉ में पूरे 166 के 67 का जितना पूरा एरिया था उनका, उनको सारा मैंने कवर किया है, और जो इस केस लॉज को हम लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एज यूजली जो हम लोग मैं पहले कहता हूँ कि हम लोग स्टार्टिंग जो है वो बेरेट से ही करते हैं, और क्योंकि बेरेट को समझना वो काफी इंपॉर्टेंट है। देन वी विल स्टार्ट द केस लॉ स्टडीज। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 167 सेज द हेडिंग इज वेरी क्लियर। प्रोसीजर क्या है? व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। नाउ द थिंग इज कि जैसे कोई ऑफेंस कमिट होता है, जैसे कोई अगेंस्ट होती है, उसकी रिपोर्ट एफआईआर वगैरह जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स एंड सबमिट द फाइनल रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट। कि मैंने तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी, आई एम द सुप्रीम पर्सन जिसने 24 आवर्स में केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी। बट इन केस ही फेल टू इन्वेस्टिगेट द मैटर विद इन 24 आवर्स, अगर वो 24 घंटे में अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाता तो आप उस अक्यूज्ड को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते। यू हैव टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स के द मोमेंट उसको पकड़ा गया तो 57 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी भी में हमने सेम किया था कि भाई उसको 24 आवर्स के बीच में उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। तो सेम अगर आपकी 24 आवर्स के बीच में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, यू हैव टू ब्रिंग द अक्यूज्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड देयर आर ग्राउंड्स ऑफ बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड और इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, और आपको पता है कि जो अक्यूज्ड है वो सही है एंड जो उसके अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो भी वेल फाउंडेड है। द ऑफिसर चाहे द पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, if is not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate the copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such magistrate. तो जैसे ही आपकी 24 आवर्स के बीच में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो है कि आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है और आपको अक्यूज की जरूरत भी है। तो ये एक रोल प्ले करता है कि अगर आपको अक्यूज की जरूरत है तो आप मैजिस्ट्रेट से आप पुलिस कस्टडी की डिमांड कर सकते हो, आप जुडिशियल कस्टडी की डिमांड कर सकते हो। तो आपके पास डिमांड्स है। दैट मीन्स कि लॉ कहता है कि विद इन सेक्शन 167 अगर आपको अक्यूज की जरूरत है, आपको उसकी इंटेरोगेशन करनी है, आपको पुलिस कस्टडी की डिमांड है तो आप पुलिस कस्टडी ले लो, अगर आपको पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं तो आप जुडिशियल कस्टडी ले लो। तो यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट। तो आपको प्रॉपर केस डायरी प्रिपेयर करके आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी है विद रिक्वेस्ट कि सर हमें इसकी पुलिस कस्टडी चाहिए, हमें इसकी जुडिशियल कस्टडी चाहिए, और उस एप्लीकेशन पे जो है वो बहस होती है। डिफेंस काउंसिल करता है कि सर इसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजना, इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना नहीं है, प्लीज हमें बेल दे दो, व्हाटएवर जो भी है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो सेकंड पॉइंट है हमारा, क्योंकि वहां पर 166 का मेन रोल है। वहां पर लिखा है कि द मैजिस्ट्रेट टू हूम अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्ड। जिस मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस अक्यूज को लेके चले गई, चाहे उसके मैजिस्ट्रेट के पास उस केस को ट्रायल करने की जुरिडिक्शन है या नहीं है, इट इज टोटली इमेटेरियल इन दिस सेक्शन। उसके पास ना भी जुरिडिक्शन उस केस को ट्रायल करने की या उसको कमिट करना है, बट चाहे वो कोई और जुरिडिक्शन में फॉल करता है केस, और आपने वो केस जो है वो अक्यूज को किसी और की जुरिडिक्शन में प्रोड्यूस कर दिया,
स्टिल जिसके सामने प्रोड्यूस किया है उस मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि भाई उसको आप उसको हैंडल करो। तो यहाँ पे उसको उसने मैजिस्ट्रेट ने ये चेक नहीं करना कि मेरा ट्रायल मैं इसका ट्रायल कर पाऊंगा या नहीं करूंगा, तो ये डजंट मैटर। उसके बाद लिखा है ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन सच कस्टडी। तो जैसे ही आप उस मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करोगे, एप्लीकेशन लगाओगे, उसकी जो है प्रॉपर जो है उसकी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, डिफेंस काउंसिल आता है, उसके बाद डिसाइड करता है मैजिस्ट्रेट कि उसको पुलिस कस्टडी में भेजना है या नहीं भेजना, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है या नहीं भेजना। लॉ कहता है कि भाई जो हमारा इनिशियल 15 डेज का टाइम है, 15 डेज वो हम लोग इस केसों में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कब से शुरू होता है, कब से नहीं शुरू होता। हमारा टोटल टाइम पीरियड जो है वो 90 डेज। इन केस अगर आपने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट 10 साल से ऊपर है, 10 साल तक या 10 साल से कम नहीं है, ऊपर है, तब तो आपकी मैक्सिमम पनिशमेंट अगर 10 साल से ऊपर है तो आपको 90 डेज के अंदर अंदर जो है वो आपको पुलिस को पूरे इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट करनी होती है। अदरवाइज अगर वो पनिशमेंट 10 साल से कम है तो आपको 60 डेज का टाइम है। विद इन 60 डेज यू हैव टू कंप्लीट योर इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट द रिपोर्ट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, कंसर्न मैजिस्ट्रेट। तो लॉ कहता है कि भाई तब तक 60 डेज और 90 डेज तक हम लोग अक्यूज को अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 167। अगर पुलिस को जरूरत है तो वो रख लेगी कि सर हमें तो जरूरत है, हमारे पास रहने दो इसको बेल मत दो, तब तक हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे, हमें इंटेरोगेशन की जरूरत भी है। तो लॉ कहता है कि भाई जो 90 डेज या 60 डेज के जो इनिशियल 15 डेज होते हैं, इनिशियल 15 डेज स्टार्टिंग के 15 दिन आप उस कस्टडी दे सकते हो। जैसे ही 15 दिन क्रॉस हुए आप उससे ज्यादा पुलिस कस्टडी दे ही नहीं सकते। आपको उसके बाद अप टू 60 डेज अप टू 90 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी ही आप जो है वो दे सकते हो, पुलिस कस्टडी आप नहीं दे सकते। तो स्टार्टिंग के 15 दिन जो होते हैं वहां पर हम पुलिस कस्टडी भी दे सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी भी दे सकते हैं, बट अगर आपको पुलिस कस्टडी देनी है तो आपको 15 दिन से ज्यादा आप पुलिस कस्टडी दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया है, बिल्कुल क्लियर है। तो the magistrate may authorize the detention of the accused person otherwise in the custody of the police beyond the period of 15 days if he is satisfied। अगर उसकी जरूरत है 15 दिन से ज्यादा और मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो गया कि डेफिनेटली या भी इसको तो रखने की जरूरत है, तो अगर उसको लगता है कि if he is satisfied adequate ground exists for doing so but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this paragraph। बट यहाँ पर अगर उसको लगता है कि डेफिनेटली इसको कस्टडी में रखना जरूरी है तो फर्दर एक्सटेंशन कर देगा जुडिशियल कस्टडी में। अब वो पुलिस कस्टडी नहीं देगा, 15 दिन के बाद वो पुलिस कस्टडी दे नहीं सकता, वो फिर जुडिशियल कस्टडी में कन्वर्ट करता रहेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। देन हम बात कर रहे हैं बी पॉइंट की, टूज क्लॉज क्या बी पॉइंट, नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन और फॉर फर्स्ट टाइम। लॉ कहता है जैसे अक्यूज को पकड़ा गया फर्स्ट टाइम अक्यूज को इन पर्सन आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने इन पर्सन फिजिकली प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट है वो उसको पुलिस कस्टडी में भेजना चाहिए वो पुलिस कस्टडी में भेज देगा, और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा, वो चला जाएगा कस्टडी में, जेल में हम लोग डाल देंगे उसको। अगर फर्दर पुलिस को जरूरत है उसकी कस्टडी की तो लॉ कहता है कि उसको दोबारा फिजिकली आने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के थ्रू उसकी प्रेजेंस आप जो है वो मार्क करवा सकते हो। वहां पर जेल में बैठे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज होते हैं, आप उनसे जो है वो आप इजिली आप देखना चाहते हो तो आपसे देख लो कि हाँ भी वो सही सलामत है या नहीं, डेट्स इट। और उसके बाद आप वहीं पे उनको जो है वो फर्दर एक्सटेंशन दे सकते हो। उसकी सेकंड टाइम में उसको फिजिकल आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमने मेंशन किया था सेकंड क्लॉज में कि भाई जब अक्यूज जो 90 डेज जो 60 डेज है जब वो खत्म हो गए और मैजिस्ट्रेट ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट ही नहीं की, 90 दिन भी खत्म हो गए, 60 डेज भी खत्म हो गए, अब भी जो पुलिस है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की, तो लॉ कहता है कि भाई अब तो डिफॉल्ट बेल हो गई, अब तो उसका राइट है अक्यूज का, स्टैट्यूटरी राइट्स है, उसको तो बेल देनी है, उसको दो और उसको बाहर निकालो। बट अगर वो वॉलंटरली है जाने के लिए तभी आप उसको भेजोगे। अगर वो उसको बेल बॉन्ड आपको लेना जरूरी है, अगर वो बेल बॉन्ड देके आपको वो इफ इज नॉट वॉलंटरली एग्री कि मैं आपको वो बेल देना ही नहीं चाहता, बेल बॉन्ड देना ही नहीं चाहता, तो विदाउट बेल बॉन्ड तो आप उसको रिलीज नहीं करोगे। लॉ कहता है अगर भाई अक्यूज्ड बेल बॉन्ड नहीं देगा तो रहने दो अंदर,
बट यहां पर 60 डेज खत्म होने के बाद, 90 डेज खत्म होने के बाद उसका डिफॉल्ट राइट बनता है डिफॉल्ट बेल का। बट स्टिल अगर वो बेल बॉन्ड नहीं देना चाहता तो अब उसको अंदर ही रखेंगे, उसको बाहर हम लोग नहीं निकाल सकते। यहां पर लिखा हुआ वर्ड ऑन एक्सपायरी बी रिलीज्ड इफ द अक्यूज्ड इज प्रिपेयर्ड एंड डज फर्निश बेल एंड नॉट अदरवाइज। तो जब तक वो बेल नहीं देता, बेल बॉन्ड नहीं देता, तब तक आप उसको बाहर निकालने में आप मना कर दोगे। दैट्स इट, इतना सी बात है हमारा। नाउ फर्दर सी पॉइंट में लिखा है सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है, वो इज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन, वो यहाँ पर इस सेक्शंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, वो ऑथराइज्ड ही नहीं है फर्दर कस्टडी देने के लिए, पुलिस कस्टडी दे दे, जुडिशियल कस्टडी, उसको ऑथराइज किया नहीं गया। लेकिन अगर उसको हाईकोर्ट उसको ऑथराइज कर दे तब तो वो एज पर लॉ 167 के अंडर जुडिशियल बेल और जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी दे सकता है। एक्सप्लेनेशन जो 1 है उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट the expiry of the period specified in para A, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail. लॉ कहता है कि ठीक है, अगर 90 डेज खत्म हो गए, 60 डेज खत्म हो गए, लेकिन जब तक अक्यूज्ड बेल नहीं देता, अपनी फर्निश बेल बॉन्ड नहीं देता, तब तक उसको अंदर ही रहना है। हमने तो सिर्फ उसका राइट दिया ना, वो राइट ऑफ बेल नहीं करना चाहता तो हमें क्या प्रॉब्लम है, उसको रहने दो अंदर। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस whether an accused person was produced before the magistrate as required in the clause B, कि क्या उसको बी पॉइंट में क्या उसको प्रोड्यूस किया गया या नहीं किया गया, तो भाई उसके सिग्नेचर्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स भी होते हैं, अक्यूज के सिग्नेचर्स भी होते हैं, तो उनके जो सिग्नेचर है वो अपने आप में उसकी प्रेजेंस को कहते हैं कि ये हाजिर हुआ था कोर्ट में। अगर सेकंड टाइम में अब उसको वीडियो लिंकेज के थ्रू आप देख रहे हो, उसको बुलाया नहीं गया, उसको जेल में ही कोर्ट ने देख लिया, थ्रू वीडियोग्राफी के थ्रू उन्होंने देख लिया, तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं हमारे, जहां अदरवाइज उसको प्रोड्यूस करने के थ्रू, वीडियोग्राफी के थ्रू प्रोड्यूस करने के, वो अपने आप में सफिशिएंट है कि भाई अक्यूज की प्रेजेंस लग गई। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ वुमन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, अगर 18 साल से कम वुमन है कोई, तो लॉ कहता है कि भाई उसको अगर जुडिशियल कस्टडी में भेजना है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको उसको कस्टडी में लेना है तो आपको रिमांड होम में उसको रखना पड़ेगा, जहां रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन जो है हमारे, उनको रखना पड़ेगा। आपको जो भी पुलिस कस्टडी चाहिए, आपको जो भी, यहाँ पे वर्ड कस्टडी लिखा है, इट इज नॉट मेंशन कि इसको जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी, इट इज कस्टडी, इट इंक्लूड बोथ। तो अगर 18 साल से कम लड़की है तो डेफिनेटली अगर उसको आपको कस्टडी चाहिए तो आपको उसको वहां पर रिमांड होम में रखना पड़ेगा, या रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन जो वुमन क्या है आपको वहां पे रखना पड़ेगा, जो इंटेरोगेशन करने हैं वहां पे करो। 2A पॉइंट क्या कहता है कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल ही नहीं है, तो लॉ कहता है ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वहां पर प्रेजेंस ही ना हो, तो इन दैट केस अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वहां पर प्रेजेंट हुआ तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हो और उनसे रिमांड ले सकते हो। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट है वो सिर्फ आपको 7 दिन तक ही जो है वो एग्रीगेट 7 डेज तक ही आपको रिमांड दे सकता है। तो वहां पर लिखा है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड देयरअपॉन सच एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि यहाँ पर भी जुडिशियल जो मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है एट दिस टाइम, तो मैं ऑथराइज कर रहा हूं डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन सच कस्टडी एज ही इन सच कस्टडी। सच कस्टडी मतलब पुलिस कस्टडी चाहे जुडिशियल कस्टडी, इन सच कस्टडी का मतलब यही है कि वो पुलिस कस्टडी देना चाहता है या जुडिशियल कस्टडी देना चाहता है, जो भी दे, लेकिन 7 दिन से ज्यादा वो नहीं दे सकता। सेकंड थिंग, दूसरी बात, अगर उसको फर्दर जरूरत हुई उसकी कस्टडी की, तो जो मैजिस्ट्रेट है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वो ऑर्डर दे देगा कि जो कंसर्न्ड एरिया जहां पर है, जहां पर अकरेंस हुई है, कंसर्न्ड एरिया का जो कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट है आपको उसके सामने प्रोड्यूस करना होगा, ये उन्होंने मेंशन कर दिया। और 7 डेज खत्म होने से पहले पहले पुलिस की ड्यूटी है कि उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस अक्यूज को उन मैजिस्ट्रेट के सामने, जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उनको सामने वो अक्यूज पेश करे और फर्दर जो है उनको जो भी कस्टडी चाहिए, पुलिस कस्टडी चाहिए या जुडिशियल कस्टडी वो डिमांड कर सकते हैं। राइट, नो प्रोवाइजो ऐड कर दी, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ फोरसेट मीन 7 डेज खत्म होने से पहले पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शैल ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसको नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को वो भेज देगा, पूरा रिकॉर्ड भेज देगा और वो ऑर्डर देगा पुलिस को कि आप इसको अक्यूज को उनके सामने पेश कर दो, ताकि फर्दर, क्योंकि उसके पास तो पावर ही नहीं है 7 डेज से 7 दिन से ज्यादा तो पावर ही नहीं है ना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने, तो सारी पावर जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास है। अप टू 15 डेज पुलिस कस्टडी दे सकता है, अप टू 90 डेज तक या 60 डेज तक वो जुडिशियल कस्टडी में रख सकता है अक्यूज को, उसके पास राइट है। थर्ड क्लॉज मेंशन की है कि मैजिस्ट्रेट जो ऑथराइज कर रहा है डिटेंशन इस सेक्शंस में 167 में, इन कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजन सो फॉर सो डूइंग,
जब भी वो पुलिस कस्टडी में वो अक्यूज को भेजेगा या जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा, ही हैज टू रिकॉर्ड हिज रीजंस, ही हैज टू रिकॉर्ड हिज रीजंस। तो उसके जो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 4th क्लॉज में लिखा है कि जो मैजिस्ट्रेट है, जब भी वो इस केस में, इस सेक्शंस में जुडिशियल रिमांड देगा, जहाँ कस्टडी देगा, जहाँ पुलिस कस्टडी देगा, तो उसको अपने जो रीजंस है वो मेंशन करने पड़ेंगे। उसकी जो रिपोर्ट है वो सीजीएम को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सीजीएम के अंडर सारे काम करते हैं। 5th क्लॉज कहती है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट, इफ इन एनी केस ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट आ समन केस, कोई भी जो केस है समन केस के अकॉर्डिंग उसको जो मैजिस्ट्रेट ने ट्रायल करना था, अगर उसको लगता है कि भाई उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो विद इन 6 मंथ हो गए, अभी तक पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं की, और ऑल्दो वो समन केसेस ट्रायलेबल है और इतनी छोटा ऑफेंस है, वो भी आपने 6 मंथ ले लिए, तो लॉ कहता है कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो ऑर्डर दे सकता है कि भाई अब इसकी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो, जरूरत नहीं है आपको करने की। यू आर नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करते रहो। आपको छोटा सा केस हैंडल करने को दिया था, आपने वो भी नहीं किया, तो अब बंद करो, बेटर है, इसको छोड़ दो, रिलीज कर दो। लेकिन अगर वो पुलिस ऑफिसर जस्टिफाइड कर दे कि सर हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास इतनी मीटिंग्स हैं, हमने ये किया वो किया, तो प्लीज हमारा फर्दर टाइम एक्सटेंड कर दो, और विद इन दैट टाइम हम लोग ये पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके आपको सबमिट कर देंगे रिपोर्ट। तो अगर मैजिस्ट्रेट जस्टिफाइड हो गया, उससे सेटिस्फाइड हो गया, तो उसको फर्दर एक्सटेंड कर देगा। लेकिन अगर वो स्टॉप कर रहा है, बंद कर रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन, तो भाई यहां पर जो है सेशन जज 6th क्लॉज में सेशन जज लिखा कि अगर सेशन जज को मूव कर दिया उसने, पुलिस ने, तो उस केस में जो सेशन जज है वो जो नीचे वाला ऑर्डर है इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने का, वो उसको कैंसिल कर सकता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर जो है वो दे सकता है कि इन्वेस्टिगेशन आप कंटिन्यू करते रहो। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 167 एंड द थिंग इज कि हम लोग कुछ केस लॉज जो है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे कॉपीज वगैरह उठाने दो ताकि जो इंपॉर्टेंट केस लॉ हम लोग डिस्कस कर सकें। एंड हियर वी हैव अ केस लॉज, वी हैव 9 केस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप इन माइंड कि ये जुडिशरी की प्रिपरेशन हो रही है हमारी, राइट। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग फर्स्ट केस से, दैट इज बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में वर्ड लिखा है कि ऑन द एक्सपायरी ऑफ 60 and 90 days द अरेस्टेड पर्सन बिकम एंटाइटल्ड as of right to be released on bail, and the illegality cannot be cured by the police filing a charge sheet under section 173 of CRPC on the subsequent day। लॉ कहता है कि जैसे 60 डेज खत्म हो गए, जैसे ही 90 डेज खत्म हो गए, तो वो जो है वो डिफॉल्ट बेल का राइट अक्यूज का बन जाता है। अब जब उसे एप्लीकेशन मूव लगा दी, अब उसके बाद 60 डेज के बाद या 90 डेज के बाद अगर वो चार्जशीट दायर करते हैं, कोर्ट में फाइल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं पूरी चालान जो चार्जशीट है, कोर्ट कहती है कि उसका फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो उसका राइट बन ही चुका है, उसको तो हम लोग रिलीज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन सेकंड केस हो सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी। अनुपम जे कुलकर्णी के केस में इट इज 1992 जो है वो 3rd वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट केसेस है, पेज नंबर 141। It has been rated that the police remand should not be restored. Police remand should not be resorted to after 15 days of rest. जब 15 डेज हो गए उसके बाद आप जो है पुलिस रिमांड नहीं दे सकते, आपको जुडिशियल कस्टडी ही में आप उसको सेंड करना पड़ेगा। पुलिस जो रिमांड होता है, जो हमारा जो पुलिस कस्टडी होती है वो बिफोर 15 डेज होती है। 15 डेज के बाद आप उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजोगे, आपको जो है उसके पास कोई राइट नहीं है मैजिस्ट्रेट के पास कि आपको 15 दिन बाद आप उसको पुलिस रिमांड देते रहो। यू हैव नो राइट। द मोमेंट 15 दिन एक्सपायर हो गए, आपको अगर वो डिमांड कर रहे हैं पुलिस रिमांड की, तो आप उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजोगे, जुडिशियल रिमांड दोगे, पुलिस रिमांड नहीं दोगे। ये इंपॉर्टेंट है। देन अनदर केस हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस केस में इट इज 1980 का केस है हमारा। कोर्ट ने हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू इन्फॉर्म द अक्यूज्ड दैट ही हैज अ राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 167(2). ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, वो अक्यूज को बताएगा कि भाई पुलिस ने अभी तक 60 डेज के अंदर फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं की, 90 डेज हो गए फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, आपका राइट बनता है भाई डिफॉल्ट बेल का, आप डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई करो। इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। फर्दर वी हैव अ केस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस प्रमुखुल का केस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इफ द अक्यूज हैज नॉट बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, अगर अभी तक अरेस्ट नहीं किया, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, राइट, और वो अक्यूज खुद वॉलंटरली सरेंडर कर गया कोर्ट में जाके कि सर मैंने तो सरेंडर कर लिया जी, मुझे पकड़ो। द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 167 ऑथराइजिंग डिटेंशन ऑफ द अक्यूज इन पुलिस कस्टडी और अदर कस्टडी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट आर नॉट एप्लीकेबल।
लॉ कहता है कि भाई जब पुलिस पकड़ के लेके आएगी उसको तब 167 अप्लाई होगा। अगर वो बंदा खुद अक्यूज खुद पेश हो गया, सरेंडर कर गया कोर्ट में, तो 167 अप्लाई नहीं होगा। पुलिस 167 के बेसिस पे पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड नहीं ले सकती। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो ये इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई यहां पर फॉरवर्ड लिखा गया है कि फॉरवर्ड द एक्यूज इज नॉट फॉरवर्डेड बाय द पुलिस इन दिस केस, क्योंकि वो खुद सरेंडर किया है उसने, तो 167 2 क्लॉज अप्लाई होगी नहीं इसमें केस में। तो ये स्टेट ऑफ गुजरात जो है प्रामुखल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अनदर केस दैट इज रोबिंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। रोबिंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है आफ्टर सबमिशन ऑफ द चार्जशीट, जब चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी पुलिस ने 173 के अंदर, द मैजिस्ट्रेट कैन रिमांड द अक्यूज्ड टू कस्टडी ओनली सेक्शन 309 सब क्लॉज 2। क्योंकि चार्जशीट दायर करने से पहले तो 167 अप्लाई होगा, 167 की सेकंड क्लॉज अप्लाई होगी, लेकिन अगर चार्जशीट दायर कर दी उसके बाद अगर आपको कस्टडी चाहिए तो भाई 309 सब क्लॉज 2 में लेके जाओ उसको। 167 की सब क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने तो बेसिकली कोर्ट में चार्जशीट जब आ गई तो उसके बाद कुछ नहीं होता, उसके बाद 309 ही बेसिकली होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको प्लीज ध्यान में रखना। 309 में ही आप ले सकते हो अगर चार्जशीट दायर हो गई तो। देन वी हैव अनदर केस लॉ दैट इज स्टेट वर्सेस जय भगवान। स्टेट वर्सेस जय भगवान का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि 6 मंथ, क्योंकि लास्ट क्लॉज जो थी हमारी 167 की 5th क्लॉज, उसमें लिखा था कि जो केस है जो है वो अगर वो 6 मंथ के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो विल नॉट इप्सो फैक्टो डीम टू बी एन इम्प्लाइड परमिशन बाय द कोर्ट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोर्ट की गलती है कि उसने इन्वेस्टिगेशन स्टॉप नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पुलिस वाले उसके पास राइट है जी चलो जी कोर्ट ने तो कोर्ट ने हमें कौन सा मना किया इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए, हम इन्वेस्टिगेशन करते रहे। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू कि भैया अगर 6 मंथ के बाद आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो विद परमिशन करो। अगर आपको कंटिन्यू करनी है इन्वेस्टिगेशन तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ही आप फर्दर कर सकते हो। और इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू कि अगर 6 मंथ में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो आप उसको स्टॉप करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है हमारे इस केस में, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। देन इसके बाद हमारे जो केस लॉज हैं कुछ स्टेट ऑफ जय भगवान के बाद, दैट इज कोसानप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, कोसानप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, क्योंकि ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ 15 डेज, जब 15 डेज की बात कर रहा हूँ, इनिशियल 15 डेज की स्टार्टिंग है 15 दिन, तो क्या अगर आपने स्टार्टिंग में 2 दिन पुलिस कस्टडी ले ली, उसके बाद 2 दिन फर्दर जुडिशियल कस्टडी ले ली, क्या उसके बाद आप पुलिस कस्टडी ले सकते हो विदिन बिटवीन दैट 15 डेज? तो इस केस में कहा गया कि भाई मैजिस्ट्रेट हैज जुरिडिक्शन टू कन्वर्ट जुडिशियल कस्टडी टू पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी टू जुडिशियल कस्टडी, तो वाइस वर्सा वो कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है और इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, ये मेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा केस? कोसानप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। तो लॉ कहता है कि कोर्ट के पास पावर्स हैं, वो जेसी टू पीसी कर सकती है, पीसी टू जेसी कर सकती है। दैट मींस जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी टू जुडिशियल कस्टडी, वो वाइस वर्सा कन्वर्ट कर सकती है विद इन इनिशियल 15 डेज के अंदर। देन वी हैव अनदर केस लॉ दैट इज अचपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अचपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस है, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया दैट इवन इफ द चार्जशीट इज रिटर्न्ड फॉर टेक्निकल डिफॉल्ट, कोई टेक्निकल फॉल्ट था और कोर्ट ने वो चार्जशीट वापस कर दी पुलिस को कि इसको लेके जाओ, उसको प्रॉपर दोबारा जो है वो उसका जो फॉल्ट है उसको रिमूव करके दोबारा लेके आओ। तो अगर वो 60 डेज के अंदर, वो 90 डेज के अंदर नहीं आता तो डिफॉल्ट बिल का राइट तो बनता है उसका। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, राइट। So the day of arrest of the accused and the day on which the accused was remanded, if different, both have to be excluded. तो लॉ कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो डे स्टार्ट कब होगा, 160 डेज 167 के अंदर जो डेज है हमारे 60 डेज और 90 डेज कब शुरू होंगे? जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको रिमांड पर भेजता है, उसी दिन से 60 डेज और 90 डेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो पुलिस ऑफिसर अगर 24 आवर्स के अंदर उसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट उसकी नहीं हुई तो उसको अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए और अक्यूज की जरूरत है उसको, तो वो 167 में उसकी रिमांड ले सकता है, चाहे वो पुलिस रिमांड ले, चाहे वो उसकी जुडिशियल रिमांड ले। ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जब चार्जशीट दायर हो गई कोर्ट में, उसके बाद अगर आपको जरूरत है उस अक्यूज की कस्टडी की, तो आप 309 सब क्लॉज 2
सेक्शन सीआरपीसी में आप उसकी कस्टडी या रिमांड ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिमांड 167 में भी लिखा है और 309 में भी रिमांड वर्ड यूज किया गया है। दूसरी बात में प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 90 days और 60 days हैज टू बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन एज पर द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द अरेस्ट ऑफ द बाय द पुलिस ऑफिसर। जब अक्यूज की अरेस्ट की गई तब से हम 60 days और 90 days काउंट नहीं करेंगे। जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको रिमांड का, चाहे वो पुलिस रिमांड है चाहे वो जुडिशियल रिमांड है, उस दिन से हम लोग काउंट करेंगे 60 days और 90 days। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। यस, फर्दर इंपॉर्टेंट, वंस द अक्यूज्ड वाज एनलार्ज्ड ऑन बेल, अगर बेल उसको मिल गई 167 सब क्लॉज 2 में डिफॉल्ट बेल मिल गई फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट की वजह से, तो सब्सिक्वेंट अगर आप उसकी फाइलिंग करते हो चार्जशीट की, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बेल को उसको कैंसिल करवाते फिरो। सो सब्सिक्वेंट फाइलिंग चार्जशीट बाय इटसेल्फ इज नो ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बेल। जो डिफॉल्ट बेल की बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, एक्सेप्ट 437 फिफ्थ क्लॉज, 439 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी के अंदर आप उसको कैंसिल करवा सकते हो, अदरवाइज आप उसको कैंसिल नहीं करवा सकते। ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर इंपॉर्टेंट यहां पर जो मेन है, टू से दैट व्हाइल इन जुडिशियल कस्टडी द पर्सन अगेंस्ट whom serious allegations are being made should never be made available to the investigation agency would be to shut out of investigation and put the offender beyond the reach of the arms of law। लॉ कहता है कि 167 की प्रोविजन क्यों बनाई गई है, ये इसका सिर्फ एक ही कारण है, अगर हमें उस अक्यूज पर्सन की जरूरत है इंटेरोगेशन की, अगर उसको हम कस्टडी ना दे तो डेफिनेटली वो तो भाग जाएगा, वो तो वापस ही नहीं आएगा। उसको पता है कि मैंने ऑफेंस कमिट किया है तो भाई मैं क्यों वापस आऊं। इसीलिए यहां पर 167 में जुडिशियल कस्टडी या पोस्ट कस्टडी जो है वहां पर रखी गई है, और ताकि उसकी प्रॉपर इंटेरोगेशन कंप्लीट हो सके, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके। अगर वो वेरी सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है तो उसको तब तक जेल में रखा जा सकता है जब तक उसका ट्रायल खत्म नहीं होता। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना मैं जरूरी नहीं समझता, तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। देन वी वर लास्ट जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ जो प्रैक्टिस में ज्यादातर यूज होता है, राजीव चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एंड सिटी ऑफ दिल्ली। नंबर ऑफ सेक्शंस हैं हमारे आईपीसी में जहां पर वर्ड लिखा है पनिशमेंट विच मेक्स 10 to 10 ईयर। 167 की 2 क्लॉज अगर हम चेक करें, वहां पर लिखा है कि भाई अगर पनिशमेंट डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, जहां 10 साल से ऊपर वाली सजा है तो 90 डेज काउंट होंगे। अगर 10 साल से कम सजा है, जहां पनिशमेंट अप टू 10 ईयर है, तो भाई 60 डेज काउंट हो गए डेज। तो यहां पर 90 डेज और 60 डेज हमने काउंट कर लिए कि 60 डेज किसके लिए, जिसकी सजा 10 साल या 10 साल से कम है, उसके लिए 60 डेज के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। उसके ऊपर जो ऑफेंसेस की सजा है, डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या मोर देन 10 इयर्स, उसको आपको 90 डेज के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन बड़ी प्रॉब्लम आती है। लाइक कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पर वर्ड लिखा होता है कि भाई जब पनिशमेंट मिनिमम पनिशमेंट जो है वो बेसिकली 7 ईयर और मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट 304B में भी है ऐसी पनिशमेंट्स, है ना। तो ऐसे कई नंबर ऑफ सेक्शंस हैं जहां पर ऐसी वर्ड लिखे। तो जो स्मार्ट एडवोकेट्स होते हैं वो एप्लीकेशन मूव करते हैं डिफॉल्ट बेल, जनाब इसका 60 डेज कवर हो गया जो कि मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की है। तो इस केस में क्या हेल्ड किया राजीव चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में कि हम लोग मैक्सिमम पनिशमेंट चेक करेंगे उस ऑफेंस की क्या है, हम लोग मिनिमम पनिशमेंट नहीं चेक करेंगे, क्योंकि वहां पे ऑल्दो और वर्ड लिखा है। तो प्राइवेट जो कॉन्सल्स हैं जो अक्यूज के बिहाफ पे अपेयर होते हैं, वो कहते हैं कि सर यहाँ पर तो मैजिस्ट्रेट के जो जुडिशरी के पास पावर है, जुडिशरी के पास उसको मिनिमम सजा भी तो दे सकते हैं ना, वो 10 साल से कम है तो दैट मींस उसके लिए 60 डेज है। तो यहाँ पर इस केस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम लोग यहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट चेक नहीं करेंगे, हम लोग मैक्सिमम पनिशमेंट चेक करेंगे। वो अगर मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उसका जो टाइम पीरियड 60 डेज नहीं है, उसका 90 डेज है, और 90 डेज के अंदर अंदर अगर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो वो रिस्पॉन्सिबल है कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर्स, तो वो उसकी इंक्वायरी भी हो सकती है, उसको डिसमिस भी किया जा सकता है इंक्वायरी ऑफिसर्स को भी आपने विद इन 60 डेज को 16 डेज के अंदर अंदर आपकी वजह से वो अक्यूज्ड है उसको डिफॉल्ट बेल मिल गई। तो यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सर मिनिमम पनिशमेंट इसकी ये है और इसके अकॉर्डिंग 60 डेज है। हमने सिर्फ मैक्सिमम पनिशमेंट देखनी है। उस ऑफेंस की अगर मैक्सिमम पनिशमेंट 10 ईयर से ज्यादा है तो 90 डेज है, अगर वो 10 डेज से कम है, मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल तक है, तो भाई वो 60 डेज है। इट इज वेरी मच क्लियर। और ये जो हमारे केस लॉज थे काफी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। डिफॉल्ट बेल का जो है, जो हम लोग कह सकते हैं एक कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
सेशंस कोर्ट्स में ज़्यादातर डिफॉल्ट बेल होती हैं, मैजिस्ट्रेट के सामने भी डिफॉल्ट बेल्स होती हैं। ऐसा नहीं कि मैजिस्ट्रेट के सामने होता, जो कंसर्न जिसने ट्रायल करना आप उसी के सामने डिफॉल्ट बेल लगाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेल है हमारे लिए आज के टाइम में, डिफॉल्ट बेल, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि 60 डेज और 9 डेज कब होते हैं। वो बिना सोचे समझे, बिना पढ़े वो सिर्फ एप्लीकेशन मूव कर देते हैं, और उसके बाद एपीपी को सिर्फ इतना चेक करना होता है कि सिर्फ कि इसकी पनिशमेंट 10 साल से ऊपर है। मैक्सिमम पनिशमेंट हम लोग चेक करते हैं, हम लोग मिनिमम पनिशमेंट चेक ही नहीं करते। एंड दिस केस लॉ जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग सिर्फ कोर्ट को यही कहते हैं कि सर राजीव चौधरी के केस में हेल्ड किया गया है कि भाई जिसकी पनिशमेंट मैक्सिमम 10 ईयर्स प्लस है उसके अकॉर्डिंग 90 डेज है, 60 डेज नहीं है। उसी ऑन द स्पॉट कोर्ट जो है उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है अक्यूज की। तो प्लीज कीप इन माइंड, इसको ध्यान में रखना, उसके अकॉर्डिंग ही आप मूव आउट किया करो। सो होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज डिस्कस करना अपने जो भी डाउट्स हैं विद रिक्वेस्ट कि दूसरे जो है वो आप उसको सॉर्ट आउट किया करो अगर आपको उसका आंसर आता है। होप कि इसको आप प्लीज शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको मैं फिर कह रहा हूँ, मेन पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।